मित्रों नमस्कार। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से, चूँकि बहुत सारे किसान प्राकृतिक खेती में जीवामृत का जो विषय है उसको सुनते हैं, और मैंने बहुत सारी वीडियो इस विषय में बनाई हैं, बहुत कुछ बोला है, लेकिन डाउट जो है ना, डाउट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। चूँकि बहुत मैं जीवामृत में तो अभी नया नया आया हूँ, और हालांकि मैं आया सबसे पहले था, मैं 17 साल पहले से कर रहा हूँ। मैं पहले इसको प्रारंभ में खेत का अमृत कहा करता था, लेकिन चूंकि जीवामृत का दिमाग में सारे लोगों के बैठ गई, तो मैंने कहा जीवामृत और खेत का अमृत अलग अलग नहीं, चलो मैं भी जीवामृत बोलता हूँ। तो आज आपके सामने एक बार फिर जीवामृत की बात को मैं क्लियर करूँ। तो पहली चीज़ ये है कि जैसे जीवामृत का विषय है, तो जीवामृत क्या है, जीवामृत है क्या? तो जैसे नाम से होता है ना कि भाई अमुक नाम का क्या मतलब है, तो जीवामृत का नाम का क्या मतलब है, तो नाम से क्लियर हो रहा है। जीवामृत मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें ढेर सारी मात्रा में जीवाणु हों, ठीक है ना। ऐसा कोई लिक्विड जिसमें ढेर सारी मात्रा में बेनिफिशियल माइक्रोब्स हो, चूँकि खेती का विषय इसलिए खेती के लाभदायक जीवाणु हो, तो उसको मैं जीवामृत कह सकता हूं। आखिर आज इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज के 70, 80, 90 साल पहले, 100 साल पहले तो ये शब्द था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि लाभदायक जीवाणु निरंतर हमारे नेचर में थे, रहते हैं, रहते थे, रहेंगे। लेकिन वर्तमान में जो आज़ादी 1960 के बाद जो हरित क्रांति के कार्यक्रम हमने अपनाए, उस कार्यक्रमों में जाने अनजाने, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ जानबूझ करके, जाने अनजाने ये बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स थे वो मेरे नष्ट हो गए। तो मैं ये भी बता देता हूँ नष्ट कैसे हो गए। जब हम अपनी ज़मीन में किसी ने बताया कि साहब हमारी अमुक फसल में ये बीमारी लगी है, अमुक फसल में ये इंसेक्ट लगा है और ये इंसेक्ट साहब जड़ को काट रहा है, तो मैं उस सॉइल में सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड डालता हूँ, जो पूरे सॉइल में फैलते हैं, पानी के साथ सोल्यूबल फॉर्म में आकर के पौधे तक जाते हैं अंदर। तो उससे वो इंसेक्ट भी मरता है, उस इंसेक्ट के साथ साथ सॉइल में रहने वाले अनगिनत बेनिफिशियल माइक्रोब्स और जीव जंतु मरते हैं। तो वही हुआ आज की तारीख में। तो ऐसे ये नष्ट हो गए। तो चलिए नष्ट हो गए तो कोई बात नहीं, नष्ट हो चुके थे, और ये जानते हो कब से नष्ट हो चुके थे? ये ट्रेस आउट हो चुके आज के 40 साल पहले। जब आपने पहली बार सुना था राइजोबियम, देश के कृषि वैज्ञानिक जब राइजोबियम नाम का बायो फर्टिलाइजर लाए थे, तभी से ये मान लिया गया ये नष्ट हो गए, अदरवाइज राइजोबियम की क्या जरूरत थी। उसके बाद आपने देखा 90 के दशक में एजेटोबैक्टर और पीएसबी आए, फिर उसके बाद ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, सुडोमोनास आते चले गए। आज तो ये इनकी संख्या करीब 27-28 हो गई है, और इन सब का कंसोर्सिया यूज किया जा रहा है। तो ये तो तय है कि मरे हैं। अब जब मर गए हैं तो दो चीजें हैं कि क्या किसान इनको बाजार से खरीद करके खेतों में पहुंचा सकता है, या इसकी कोई दूसरी सरल टेक्निक है, चूंकि प्राकृतिक खेती में कहा गया कि लागत कम से कम हो और काम हो जाए। तो सवाल उठता है कि जब 1970 के दशक में हमारे देश के वैज्ञानिक केवल राइजोबियम नाम से परिचित थे, और आज ये 28-30 हैं, क्या ये 28-30 तब नहीं थे? तब भी थे। और आज अगर मैं कहूं कि ये 28 ही हैं, तो मैं कहूँगा ये 28 लाख हैं, तो क्या दिक्कत है? आपने जिनको जाना है उनका नामकरण संस्कार किया है, और जिनको नहीं जाना आज भी वो हैं। तो मैं कहता हूँ सीधे सीधे कि ये तो तय हुआ कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव लाभदायक जमीन के नष्ट हो गए हैं, ये तो तय है, ये तो वैज्ञानिक मान चुके हैं, तभी वो कंसोर्सिया लेके घूम रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि
ये जो जीव थे वो जो ज़मीन में नष्ट हो गए, वो अगर मैं पैदा करना चाहूँ, मैं बनाना चाहूँ, मैं खरीदना ना चाहूँ तो कहाँ मिलेंगे? तो सीधी सीधी बात है, जहाँ केमिकल नहीं यूज किए गए होंगे वहाँ होंगे। जहाँ प्रकृति की व्यवस्था आज भी आदमी की दखल से दूर है वहाँ ये होंगे। तो ऐसी कौन सी जगह है? तो सीधी सीधी बात है, जंगल है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जैसे मेरे बहुत सारे लोग कहते हैं साहब जंगल में कहाँ से मिट्टी लाएं? तो देखिए, मैं कहता हूँ कि जंगल में मिट्टी लेने का सबसे बेहतरीन मंथ होता है अगस्त और सितंबर। चलिए, अब बात हो रही अप्रैल मई में, तो आदमी कहता है हमको तो बहुत जल्दी है, मुझे तो अभी जंगल से मिट्टी लाना है और अभी मुझे ये जीवामृत बनाना है। तो चलिए, जंगल में भी ऐसे लोकेशन होते हैं जहाँ आज भी मिट्टी ला सकते हो। कहाँ? जंगल में बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे जीव हैं, कहीं ना कहीं तो पानी पीते होंगे। यानी जंगल के अंदर जब आप घुसेंगे तो ऐसे प्लेसेस मिलेंगे जहाँ वाटर बॉडीज हैं, तो उनके किनारे पेड़ भी हैं और पानी भी है। वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर और उनके पक्षी पानी पीते हैं। तो बस उस स्थान पर जा कर के वहाँ से मिट्टी ले आनी है 5 किलो। ठीक है सर, अक्सर किसानों का ये प्रश्न होता है कि अगर आसपास जंगल ना हो तो फिर मिट्टी कहाँ से लेके आए? दो चीज़ें हैं, बिल्कुल बात है। बहुत सारे किसान हैं देश में जिनके 200 किलोमीटर इधर 200 किलोमीटर इधर जंगल है ही नहीं। चलिए, जंगल का मतलब होता है कि जहां आदमी का इंटरफेयर ना हो, ऐसा कोई भी इलाका छोटा सा। गांव में कई बार खलिहान ऐसी जगह होते हैं कि खलिहानों में तो खेती होती नहीं है, खलिहान में तो केवल गर्मियों में फसल की हार्वेस्टिंग होती है। अगर खलिहान में कहीं पीपल, बरगद का, पाकड़ का, गूलर का पेड़ है और वहाँ पर हल्का सा कुआं है या हैंडपंप है, लोग हैंडपंप से पानी निकालते हैं, मॉइस्चर बना रहता है। कुल मिला के बरगद या पीपल, पाकड़ का, गूलर का पेड़ है और उसके नीचे कोई झाड़ू लगाता नहीं है, उसके फल पत्तियाँ वहीं गिरते हैं। कुछ लोग पानी जरूर फैलाते हैं, तो वहाँ मॉइस्चर रहता है। वहाँ भी माइक्रोब्स हमारे सफिशिएंट क्वांटिटी में है, वहाँ से वो मिट्टी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो जीवामृत मित्र इस समय ट्रेंड कर रहा है देश में। विदाउट जीवामृत प्राकृतिक खेती हो ही नहीं रही और होगी भी नहीं, क्योंकि जब तक सॉइल को स्टार्ट नहीं कर देते हम, जैसे कोई बिगड़ी हुई चीज़ को मुझे ठीक करना है, सॉइल मेरी बिगड़ चुकी है, सॉइल में मैंने कई बार वीडियो में कहा सॉइल मेरी जिंदा माँ है, सॉइल एक लिविंग पिंड है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो मुझे इनाकुलेट तो करने हैं। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना इनाकुलेशन के आपके खेत में ह्यूमस बनने की प्रक्रिया स्टार्ट ही नहीं होगी, और जब तक ह्यूमस बनने की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी आप केमिकल फर्टिलाइजर के जंजाल से मुक्त हो नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसे किसी अच्छे स्थान से, इसमें मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मिट्टी, ये जैसे मेरे पास मिट्टी है, देखिए ये जंगल की मिट्टी है। जंगल की मिट्टी का एक आप देखेंगे कि ये हमेशा हल्की सी ब्लैकिश कलर की होगी और ये कभी सैंडी सॉइल के रूप में नहीं मिलेगी। फिर बता दूं, अगर बरगद का पेड़ भी किसी सैंडी सॉइल में उगा हुआ है, लेकिन उसके नीचे की मिट्टी कभी सैंडी सॉइल के रूप में नहीं दिखेगी। उसके नीचे की मिट्टी थोड़ी सी, उसमें सिल्ट और क्ले के पार्टिकल जरूर बन गए होंगे। तो ये हमको मिट्टी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जंगल की मिट्टी। अब ये मिट्टी मैं लाया और इसे 200 लीटर के ड्रम पे, मान लो मैंने ये कितनी मिट्टी लाए थे, जैसे कई लोग कहते हैं हम 5 किलो कहते हैं, आप आधा किलो भी यूज कर सकते हैं, 10 किलो भी यूज कर सकते हैं, 250 ग्राम भी यूज कर सकते हैं। बस इतना अंतर है, जब थोड़ी मिट्टी यूज करेंगे तो ये 1-2 महीना ज़्यादा बनने मिलेगा। जब ज़्यादा मिट्टी यूज करोगे तो चूंकि माइक्रोब ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। इतनी सी कहानी है। मिट्टी पर कोई बहस नहीं कि किसी ने कहा 500 ग्राम लेना है, आप तो 5 किलो बताते हो। मैं तो कई बार लोगों को 10 किलो बताता हूँ। जैसे अभी मुझसे बात हो रही, वो कह रहा सब मेरा ऐसा कुछ करो, मुझे जल्दी है, 1.5 महीने में तैयार हो जाए। तो मैं फिर कहता हूँ 10 किलो ले आओ। अब देखिए एक साइंस है, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि 5 किलो आटा 5 किलो चीनी डालो। आप किसान को जल्दी बनाना है और मिट्टी वो 2 गुना लाया है तो 2 टाइम्स बैक्टीरिया आ गए हैं, तो मैं कहूँगा आप 10 किलो आटा 10 किलो चीनी डालो।
जीवाणुओं का भोजन क्या है, इस पर एक बहुत डाउट है। कई किसान हमारे पूछते हैं कि सचान साहब आपने बताया आटा डालना है, हमको कई चैनल में और कई लोग बताते हैं कि इसमें बेसन डालना है। तो हमने कहा चलो आप बेसन डाल लो। कई लोग कहते हैं मेरे यहाँ चना नहीं होता, क्या अरहर की दाल का बेसन डाल सकते हैं। कुछ लोग पूरब के हैं, बंगाल के हैं, जहाँ गेहूँ नहीं होता, जहाँ चावल बहुत होता है, वो कहते हैं क्या हम जौ का आटा डाल सकते हैं। तो मित्र, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं पिछले साल अलीगढ़ में ना आटा डाला ना गुड़ डाला, बरगद के पेड़ के नीचे के फल को क्रश करके डाल दिया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी बेस्ट जो जीवाणु आप खा सकता हो, गूलर के फल, बरगद के फल, पाकड़ के फल, आटा गुड़ की जरूरत ही नहीं है। मतलब बैक्टीरिया को कुछ, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आप, ये बैक्टीरिया कभी गुड़ और आटा तो खाता नहीं। जैसे मैं आटा डालूंगा, ये मैंने अब इसमें आटा डाल दिया, ये फिर मैंने गुड़ लिया 5 किलो, और ये गुड़ आपको दिख रहा, मैंने इसमें गुड़ डाल दिया। देखिए, गुड़ और आटा सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि बैक्टीरिया थोड़ा फास्ट मल्टीप्लाई हो जाए। अब कुछ लोग कहते हैं इसमें गोबर तुम नहीं डलवाते हो, तो फिर बताऊंगा। बैक्टीरिया कोई खाना तो खाता नहीं। बैक्टीरिया की जो सेल है वो लिक्विड फॉर्म में ऊपर से कुछ एब्जॉर्ब करती है, पानी पीती है। पानी में सोल्यूबल फॉर्म में कोई सांद्रता, कार्बोहाइड्रेट, शुगर कुछ होना चाहिए। तो वो शुगर या वो कार्बोहाइड्रेट जो लिक्विड फॉर्म में, वो बैक्टीरिया के स्किन के द्वारा अंदर जाएगा, बैक्टीरिया का सेल बढ़ेगी, फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये उसका सिस्टम है। जब हमने गोबर डाला तो गोबर में कितनी क्वांटिटी बैक्टीरिया को मिलेगी, देखना आप। गोबर को अगर आप निचोड़ दें तो गोबर को निचोड़ने के बाद जितना वाटर था ना, केवल वो बैक्टीरिया के मतलब का था। रेस्ट गोबर के पार्टिकल, जो भूसे के कण हैं, वो अभी बैक्टीरिया के किसी काम के नहीं है। तो मैं फिर बता दूं, पदार्थ जो है ना, पदार्थ का 2 प्रकार का डिकम्पोजिशन है। एक प्राइमरी डिकम्पोजिशन है जो थ्रू ह्यूमिडिटी, यानी वेदर के सारे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और मौसम के अनुसार होगा। जब वो रस रसायन उसमें बनेंगे, वो पदार्थ गलता है पानी में। जैसे पानी में आप एक पत्ती डाल दें, पत्ती कुछ दिन के बाद आपको पत्ती 2 महीने तक दिखती रहेगी। 2 महीने के बाद वो पत्ती डिजॉल्व होगी। जब वो डिजॉल्व होगी, अब वो माइक्रोब्स का भोजन है। हालांकि कई बार माइक्रोब्स के बॉडी से जो निकलने वाले पदार्थ हैं वो भी मदद करते हैं उसको डिकम्पोजिशन में, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब वो लेगा तो उसी लिक्विड फॉर्म में लेगा। तो जीवाणुओं का भोजन क्या है, भोजन मैं तय नहीं कर सकता हूँ। गुड़ डालिए, चीनी डालिए, ग्लूकोज डालिए, बल्कि लैब में तो हम जब पीएसबी और एजेटोबैक्टर बनाते हैं तो हम तो उसको डेक्सट्रोज खिलाते हैं, ग्लूकोज खिलाते हैं, अगर अगर खिलाते हैं, 1800 रुपये की किलो की कीमत के पदार्थ खिलाते हैं। बट अल्टीमेटली जब खेत में लॉन्च कर देंगे चारकोल के माध्यम से, और ट्राइकोडर्मा जैसे टेल्कम पाउडर में उसका मीडिया है, तो वो ट्राइकोडर्मा हो, एजेटोबैक्टर, कोई भी माइक्रोब जब सॉइल में जाएगा तो वहाँ क्या खाएगा, तो वहाँ तो फिर नेचुरल सिस्टम में आ जाएगा। तो ये डाउट करना कि जीवाणुओं का भोजन दलहनी है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी दीजिए उसको। सर, एक प्रश्न आता है कि जीवामृत कब तक में बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि इसकी विधियां कई तरह से हैं। कोई गाय का गोबर यूज़ करता है, गौमूत्र यूज़ करता है, और फिर ये कहा जाता है कि ये 72 घंटे में, 3 से 4 दिन में बन करके तैयार होता है। तो इसके पीछे क्या विज्ञान है, और ये कितने दिन में जीवामृत, अगर हम जंगल की मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, तो कितने दिन में बन करके तैयार हो जाता है? देखो, एक मोटी सी बात है, बिल्कुल सरल बात है, सबको समझनी चाहिए। देश के हर किसान को समझनी चाहिए ये बात जो मांडवी ने पूछी है। ये कितने दिन में बनकर तैयार होता है, तो अभी क्या उत्तर है कि 24 घंटे में बन जाता है, 48 घंटे में बन जाता है, और 72 घंटे में बन जाता है। अब एक चीज़ बताना आप लोग, एक 200 लीटर का ड्रम है, 200 लीटर पानी है, उसमें मैंने सिर्फ 1 किलो गुड़ डाला और 1 किलो ये आटा डाला। ये आटा 1 किलो, 1 किलो आटा, ऐसे
अब आप समझना, 500 ग्राम मिट्टी डाली बरगद के पेड़ की, और मैंने कहा 72 घंटे में बन गया। तो आप एक चीज़ समझना कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई होने का एक रेट है ना। कुछ स्पीसीज हमारी 2 घंटे में सेल डिवीज़न हो जाता है, कुछ का 10 मिनट में भी सेल डिवीज़न होता है। आई डोंट नो, मिलियंस टाइप के माइक्रोब्स हैं, किसका सेल डिवीज़न कितने टाइम में होता है अभी तक किसी ने आइडेंटिफाइड किया नहीं। लेकिन हाँ, चलो कुछ का 2 घंटे में होता है, कुछ का 4 घंटे में होता है, कुछ का 8 घंटे में होता है, कुछ का 24 घंटे में होता है। तो मैं एवरेज मानूं कि एक सेल डिवीज़न 2 घंटे में हो जाता है, मान लेता हूँ। हालांकि कहीं कोई कैलकुलेटेड नहीं है, सारे लोग झूठ बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में सारे विषय झूठ का पुलिंदा हैं, सच्चाई किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि 2 घंटे में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, या मान लो चलो 1 घंटे में हो जाते हैं। प्रश्न ये है, 200 लीटर का ड्रम है, और प्रश्न ये है कि 250 ग्राम मिट्टी लाए थे। 250 ग्राम मिट्टी में कितने माइक्रोब्स थे? आधा किलो मिट्टी में। तो वो आधा किलो मिट्टी में केवल 50 ग्राम मिट्टी में या 5 ग्राम मिट्टी में 5 ग्राम मिट्टी की वैल्यू में ही माइक्रोब्स थे, क्योंकि माइक्रोब्स रहेगा ऑर्गेनिक कार्बन पे, और ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में हम लोग कहते हैं, जैसे जंगल की मिट्टी लाए थे तो चलो 2% है, तो 2% का क्या मतलब हुआ? 100 ग्राम मिट्टी है तो 2 ग्राम मिट्टी में, 1000 ग्राम मिट्टी तो 20 ग्राम मिट्टी में। तो चूंकि मैंने 500 ग्राम मिट्टी डाली है तो 10 ग्राम मिट्टी में तो है। तो 10 ग्राम मिट्टी के माइक्रोब जहां पर मानता हूं कि 10 की पावर 9 थे, अब हमको 200 लीटर के ड्रम में 10 की पावर 9 या 8 या 7 करना है। तो कोई मजाक है कि 48 घंटे 72 घंटे में हो जाएगा? तो इसको टाइम भी चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2, ये गुड़ और आटा अगेन एंड अगेन ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि 1 किलो आटा और 1 किलो गुड़ से मैं सोचता हूं कि 200 लीटर में माइक्रोब्स 10 की पावर 8 पहुंच जाएं। कैसे पहुंच जाएंगे? तो मेरा जो अपना 17 साल 14 साल का तो 14 साल का तो एक्टिव तजुर्बा है, विचार तो 3 साल पहले से आने लगे थे। ये 4 महीना 5 महीना लेता है, लेकिन जैसे ये मेरा कल्चर है, अब ये बोतल कोई ले जाएगा डायरेक्ट, तो उसका हो सकता है 2.5 महीने में रेडी हो जाए। ठीक है ना? वो तो डिपेंड इस बात पर करता है कि जो मिट्टी लाई गई है उसमें माइक्रोब्स की संख्या में है। ठीक है ना? तो चलिए, तो मित्र, ये जीवामृत में जैसे ये प्रश्न आया कितने दिन में बनता है, तो मैं फिर बता दूं कि इसका कोई, आप जितना जल्दी चाहें, आपकी समझ है, जितने जल्दी आपकी समझ विकसित होती है वो उतनी जल्दी बनता है। क्लियर कट। समझ नहीं है तो जीवामृत बनाने की समझ, इसको भोजन कितना खिलाना है, भोजन कब खिलाना है, कितने घंटे बाद हिलाना है या नहीं हिलाना है, ये तय करेगा कि आपका माइंड शार्प हो गया और अब आप कन्फर्म बना लोगे। ठीक है ना? तो सर, अक्सर जब इसमें हमारे किसान भाई जब जीवामृत बनाते हैं तो करीबन 1-1.5 महीने बाद उसमें एक काली सी परत जमती हुई देखते हैं, तो आप थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए कि काली सी परत क्या होती है और ठीक है, क्या है ये? देखिए, जो मैंने मिट्टी डाली इसमें, ये जो मिट्टी लाया हूँ ना, ये मिट्टी, इसमें मिट्टी मैंने डाली, चूँकि मैंने बोला कि नेचर में नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे इंसान ने नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल रचा है, नेचर ने तो जो कुछ बनाया सब मनुष्य के लिए अच्छा ही बनाया, हमने उसको नेगेटिव पॉजिटिव कह दिया। चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं कुछ नेगेटिव माइक्रोब्स हैं, कुछ पॉजिटिव माइक्रोब्स हैं। तो अब इस बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, जंगल के पेड़ के जंगल से मिट्टी जो लाया हूँ, तो इसमें मान लीजिए कि 80% या 90% या 70% बेनिफिशियल हैं, और 20 और 40 और 15% निगेटिव है। कुछ समथिंग निगेटिव की संख्या तो है। तो अब इनको दोनों को भोजन खिला रहा हूँ, दोनों अनेरोबिक हैं, तो दोनों इसमें ग्रोथ तो करेंगे, भोजन मिलेगा तो दोनों ग्रोथ करेंगे। तो क्या होगा कि ग्राम नेगेटिव जितने भी पैथोजन होंगे उनकी ग्रोथ हमेशा, उनका आप माइक्रोस्कोप से देख लेना, वो हमेशा ब्लैकिश होंगे, उनकी ग्रोथ कभी भी वाइटनेस या लाइट कलर की नहीं हो सकती, वो हमेशा डार्क कलर की होगी।
तो जो मैं कहता हूँ, जो आपका प्रश्न है कि जब 1 महीना 1.5 महीना हो जाएगा, तो चूँकि इसमें पॉजिटिव भी डेवलप कर रहे हैं, नेगेटिव भी डेवलप कर रहे हैं, और चूँकि कई बार कहा जाता है इसको रोज़ाना हिलाते रहना, तो मैं क्या कहता हूँ, रोज़ाना मत हिलाते रहना। प्रारंभ के दिनों में तो रोज़ भी आप हिला सकते हो, लेकिन जब 1 महीना बीत जाए तो फिर आप 2-2, 3-3 दिन के लिए रुक जाना। रुकना इसलिए क्योंकि निगेटिव माइक्रोब जितने भी होंगे वो सरफेस पर एकोमुलेट होंगे, उनकी फितरत है। चूँकि जो अनएरोबिक है ना, फिर बता दूँ, अनएरोबिक माइक्रोब्स कभी भी वो मतलब ये कह लीजिए कि निगेटिव जो पैथोजन है वो उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो नीचे रह ही नहीं सकते। पॉजिटिव तो कम ऑक्सीजन में काम चला है, तो इनका एकोमुलेशन, इनका जो एकत्रीकरण है, इसलिए सरफेस पर होगा। तो बाद में जब 1-1.5 महीना 45 दिन के बाद इस ड्रम में जब हम देखेंगे कि नहीं हिलाना बंद कर देंगे 5-6 दिन के लिए, तो देखेंगे ऊपर एक ब्लैक कलर की मलाई जैसी जमी है, तो उसको छन्नी से निकाल के मुझे आउट करना है, ठीक है ना। तो आउट करना ही है। जो लोग यहाँ से कल्चर ले जाते हैं उनके यहाँ वो कहते हैं आपने तो कहा था वो ब्लैक कलर की संरचना आएगी, आई नहीं। तो उनके यहाँ तो मैं चूँकि उनको निकाल चुका हूँ, मेरे मटेरियल में तो है ही नहीं नेगेटिव पैथोजन, इसलिए नहीं आएगी, लेकिन जब वो जंगल की मिट्टी लेके आएगा तो वो संरचना होगी। सर अक्सर एक और प्रश्न आता है हमारे किसान मित्रों का कि जब वो आपकी वीडियो देख करके जीवामृत बनाते हैं तो वो एक चीज़ समझ नहीं पाते कि हमारा जीवामृत कब बन करके तैयार हो गया है। जैसे आपने समय तो बताया कि 3 से 4 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा, बट ऐसा क्या फिजिकल उसमें कैरेक्टर दिखाई देगा कि हम समझ जाएंगे कि हमारा जीवामृत बन करके अब तैयार हो जाएगा? देखो, पहला तो एक कलर है। ये जो कलर आएगा ये मुश्किल से मुश्किल कम से कम इस कलर को आने में 20-25 दिन लगेगा, ठीक है ना। फिर ये कलर की कुछ ग्रेविटी ये आएगी, ऐसा कलर आने में इसको लगेगा कम से कम 1 महीना 1.5 महीना, और फिर एक कलर आएगा और थोड़ा सा मतलब डार्क कलर, ये पीलापन बढ़ता जाएगा, ये आएगा 2 महीने में करीब करीब। लेकिन चलिए, अब कलर तो शेड कई प्रकार के आ सकते हैं। राजस्थान के जंगल से जो मिट्टी लाया उसके शेड अलग होंगे, पश्चिम बंगाल के जंगल से जो मिट्टी लाया उसके शेड अलग होंगे, कहीं ये लालिमा लिए होगा लेगा, कहीं मतलब कलर के शेड तो बदलते रहेंगे, क्योंकि एक ही कलर के नहीं हो सकते। सिंपल पहचान बता दूं कि इसके ड्रम में मान लीजिए जैसे लिक्विड भरा है और वो किसान कई बार हाथ से भी हिला देता है और वो सूंघता है, तो ये स्मेल आएगी बैक्टीरिया की, और ये स्मेल आई और फिर उसने लाइफ बॉय साबुन से या किसी भी साबुन से हाथ साफ किया और फिर सूंघता है, स्मेल नहीं आती। एक बार साबुन से हाथ धुलने के बाद स्मेल चली जाती तो समझो अभी नहीं बना। 2 बार साबुन से हाथ धुलने के बाद भी स्मेल अगर थोड़ी सी है तो समझो अभी ठीक बना। और 3 या 4 महीने की अवस्था में जब जाएगा ना, तो आप समझ लीजिए कि अगर इसमें मैंने एक उंगली ऐसे टच कर दी, ऐसे एक उंगली इतनी सी सिर्फ टच कर दी, और अब हम 4 बार साबुन से हाथ धुल लें हर 5-5 मिनट के बाद, और 4 बार साबुन से हाथ धुला, उसके 2 घंटे बीत गए, उसके बाद भी अगर मैं ऐसे करता हूं और वो खुशबू, मेरी खुशबू कह लो या बदबू, अगर वो नहीं जाती तो समझ लीजिए अब मेरा जीवामृत ये 10 की पावर 8 तक 9 तक भी जा सकता है। कॉलोनी इतनी डेवलप हो गई, ठीक है ना। चलिए, ये जीवामृत बन गया। अब आती है बात इसके यूज करने की। तो ये बना क्यों रहे थे? सॉइल में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स थे जो जाने अनजाने केमिकल फार्मिंग के थ्रू मर गए, उनको फिर से इनॉकुलेट करना ताकि मेरी ज़मीन में ह्यूमस बनने का प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो सके। अब डालना कैसे? तो ये अगर 100 लीटर का ड्रम है, आपने 100 लीटर बनाया, तो 100 लीटर में से 20 लीटर जब बन चुका तो इससे 20 लीटर लीजिए और 1 कुंटल सड़ी हुई गोबर की सूखी हुई खाद में मिलाइए और ठीक से मिक्स कर देने के बाद
1 एकड़ ज़मीन में उसको ब्रॉडकास्ट करके और बिखेर दीजिए और पीछे से जुताई कर दीजिए। ध्यान रहे मित्र कि कोई भी माइक्रोब्स ड्राई लैंड में कभी मत फेंकना। माइक्रोब्स ऑलवेज थोड़े से मॉइस्चर में ही सरवाइव कर पाएगा। तो खेत में हल्की सी नमी होनी चाहिए, तभी इसको डालना है और जुताई कर देना है। जुताई इसलिए कहता हूँ, अगर किसान ने बारिश के सीजन में डाला है मत करे जुताई, बारिश होगी और बैक्टीरिया वो मूव कर जाएगा नमी के द्वारा। दिसंबर का महीना है मत करे जुताई, माइक्रोब्स मरने वाला नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया क्लाइमेट का। ये बात मैं जुलाई और जून के महीने के लोगों की बात कर रहा हूँ जो खरीफ की प्लानिंग कर रहे हैं और इस बैक्टीरिया को खेत में जुताई बिखेर दिया और जुताई कर दी और ज़मीन गीली थी, मतलब सूखी थी। यह कई बार फेंक आए और ट्रैक्टर नहीं आ पाया। तो आप जानते हैं कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और माइक्रो 40 डिग्री से के बाद जो है डेड होने लगते हैं, तो फिर वो डालना ना डालना बेकार हो गया। सर आपने एक और चीज़ इसमें बताई कि हम इसको 200 लीटर के ड्रम में ये जीवामृत बना करके तैयार कर रहे हैं। हाँ। और इसमें से मात्र हम सिर्फ 20 लीटर ही प्रयोग में लाते हैं। हाँ। तो कुछ किसानों का ये भी प्रश्न आता है और ये देखा गया है अक्सर कि जो क्वांटिटी बच गई है, जो लिक्विड बच गया है, वो सिंचाई की नाली के माध्यम से वो अपने खेत में पहुँचा देते हैं। तो क्या ये माध्यम, ये तरीका सही है? दो चीज़ें हैं, चूँकि अगर एक मान लो एक किसान ने 100 लीटर बनाया और 3 एकड़ ज़मीन है, तो इसका 60 केजी तो यूज कर लिया ना। जी। अभी रबी की फसल ली है, 60 केजी यूज हो गया, अब इसका 40 केजी बच गया, तो इसमें 60 लीटर पानी फिर डाल देगा और 1 किलो गुड़ 1 किलो आटा हर मंथ फिर डालता रहेगा। 4 महीने के बाद उसकी खरीफ आने वाली है, 5 महीने के बाद जायद आने वाली है, ये फिर रेडी हो गया, फिर यूज करेगा। तो कंटिन्यूअस ये कल्चर उसके यहाँ रह गया ना, तो कंटिन्यूअस को अपना यूज करता रहे, बनाता रहे। ये कभी ना नष्ट होने वाली चीज़ है, कभी ना, और नष्ट अगर होगा तो क्या होगा, इसके नीचे 2-3 साल जब आप चलते रहेंगे तो क्या देखेंगे, इसके नीचे एक टेल्कम पाउडर इकट्ठा हो गया। देखिए आप, इसने खाया आटा, इसने खाया गुड़, लेकिन ना तो आटे का कलर और ना गुड़ का कलर। जब इसके नीचे आप इसकी सफाई करेंगे ना कभी, तो आप कल्पना करेंगे कि ये टेल्कम पाउडर कहाँ से आ गया। टेल्कम पाउडर से भी फाइन उसके पार्टिकल्स टेल्कम पाउडर से भी बारीक हैं और उसका कलर मतलब इतना ज़्यादा सफ़ेदी लिए हुए है कि आप हम लोग उसको टेल्कम पाउडर यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ये जो टेल्कम पाउडर है कहाँ से आया? ये सारा मैं कहूँगा उसकी डेड सेल है। तो ये बढ़ेंगी ना, ये खेती में काम आएंगी। पौधे को यही तो चाहिए, पौधा क्या खाएगा, डेड सेल ही तो खाएगा, ठीक है ना। सर एक और बात की जाती है इसमें कि हम जीवामृत कहते हैं, कुछ किसान इसको जीवामृत को पेड़ में फसल के ऊपर प्रयोग करते हैं, छिड़कते हैं। तो क्या ये तरीका, ये प्रयोग की विधि सही है कि नहीं? देखो, इसको क्या हुआ कि मैं फिर कहूँगा, मैं तो प्राकृतिक खेती करने वाले देश के जो भी किसान हों, मैं फिर बताऊँगा। हालांकि यहाँ वो चल रहा है कंपटीशन, मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ, देखिए मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। प्राकृतिक खेती में खरीदने और बेचने का अगर कहीं काम हो रहा है तो फिर वो प्राकृतिक नहीं, वो अप्राकृतिक है। प्रकृति में कुछ भी बेचना और खरीदना नहीं है। प्रकृति में तो प्रकृति से प्राप्त करना है और प्रकृति की सेवा करके प्राप्त करना है। तो जो आपका प्रश्न, क्या प्रश्न अभी आपने पूछा? यही जीवामृत का प्रयोग हम फसल के ऊपर करें। सुनिए आप, मैंने बोला था एक पहली वीडियो में जो बनाई, संजीवनी और जीवामृत, एरोबिक और अनएरोबिक। चूँकि जीवामृत में मैंने बोला, जीवामृत में मेन चीज़ थी मिट्टी, जंगल की मिट्टी। मिट्टी माने अनएरोबिक माइक्रोब्स। अनएरोबिक माइक्रोब्स के द्वारा बनाया गया जीवामृत हमेशा जब सॉइल में जाएगा तो वो अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं, तो वो सॉइल में रहकर के कुछ फंक्शन कर पाएंगे।
अब कई बार लोगों ने कहा कि सर मैंने तो इसका स्प्रे भी किया है। ठीक है भाई करो। अब वो कहते हैं नहीं साहब हमको लाभ भी मिला है। दिक्कत तब है। तो चलो लाभ भी मिला होगा भाई मेरे, आप पानी का स्प्रे करेंगे ना तब भी लाभ मिलेगा। बारिश में फसलें क्यों हरी भरी रहती हैं? बारिश में जब बारिश का पानी बरसता है तो उसमें क्या जीवामृत होता है कि संजीवनी होती है? लेकिन बारिश के समय तो सारी वनस्पतियां लहलाती हैं। तो आपको ये डाउट है कि जीवामृत कैसे लाभ मिला? जीवामृत से लाभ नहीं मिला। जीवामृत में तो अनेरोबिक माइक्रोब्स थे, उनका लीफ की सरफेस पर कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, आपने चूँकि स्प्रे किया है तो लीफ के डस्ट पार्टिकल आपने मिटा दिए हैं रबी के सीजन में, और फोटोसिंथेसिस रेट उनका बढ़ गया, इसलिए आपको लाभ दिखता है। बट जीवामृत को फोलियर स्प्रे नहीं करना चाहिए। फोलियर स्प्रे के लिए वो संजीवनी खाद ही चलेगी। और कोई प्रश्न किसानों की तरफ से? बस सर, किसानों का यही प्रश्न था। चलिए नमस्कार।